नमस्कार दर्शकों, मैं निधि स्वागत करती हूं आपका डीडी बिहार पर। वक्त हो गया है स्वस्थ जीवन कार्यक्रम का और आज का हमारा विषय है चर्म रोग एवं झड़ते हुए बालों में बढ़ती हुई समस्या। इस विषय पर हमारे साथ और ज़्यादा जानकारियां साझा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने चिकित्सक डॉक्टर साकेत कुमार। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आजकल चर्म और बालों से झड़ने की समस्या जो बढ़ रही है वो इतनी आम क्यों होते जा रही? नमस्ते दर्शकों, मैं डॉक्टर साकेत, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट मुजफ्फरपुर। आजकल के इस लाइफ में जो हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं, जैसे कि हम देर रात तक सोते हैं, फिर गलत खाना, जो हम बाहर में जंक फूड्स वगैरह, फिर हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज हेयर फॉल और जो स्किन कंडीशंस बढ़े हैं वो हमारे स्ट्रेस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फिर पोल्यूशन। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके चलते आज हमारी चर्म रोग और हेयर फॉल की कंडीशंस बढ़ गए हैं। सर, हम अक्सर देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में चर्म रोग कुछ ज़्यादा अफेक्ट करता है लोगों को, तो किस तरह के चर्म रोग ज़्यादा अफेक्ट करते हैं गर्मियों के मौसम में? गर्मियों के मौसम में जो हमारे पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं वो ज़्यादा काम करने लगती हैं। तो अगर किसी कारणवश अगर ये पसीने की ग्रंथि अगर रुक जाए, जैसे हम जिसको घमौरी बोलते हैं, तो इनके चलते अगर पसीने की ग्रंथि अगर ब्लॉक हो जाए किसी कारणवश, तो इसके चलते हमारे शरीर पे छोटे छोटे लाल दाने होते हैं। इसके अलावा जो सबसे कॉमन और आज में लगभग 50% पॉपुलेशन जो इससे ग्रसित है वो है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जिसके चलते जो हमारे पसीने वाली एरिया होती हैं, जहाँ पे ज़्यादा पसीना चलता है, जैसे अंडर आर्म हुआ या ग्रॉइन रीजन होते हैं, वहाँ पे ये फंगल इन्फेक्शन होता है। या जो वैसे कंडीशन जिसमें कि जो साफ़ सुथरा और हाइजीन मेंटेन नहीं कर, जिसके चलते स्केबीज़ होते हैं। तो ये सारे कंडीशन जो होते हैं गर्मियों में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सर, फंगल इन्फेक्शन मतलब रिंग वर्म या दांत का जो बीमारी है, क्या वो सेम होता है? हाँ, वही है। फंगल इन्फेक्शन में क्या होते हैं, ऐसे गोल गोल चट्टे, जिसको हम लेमन में दांत खाद खुजली, जो रिंग वर्म बोलते हैं जिसे, वो ज़्यादातर हमारे पसीने वाले एरियाज़ पे होते हैं। सर, इनका क्या उपचार किया जा सकता है? देखिए, गर्मियों में अगर हो रहे हैं ये सब चीज़ जैसे फंगल इन्फेक्शन, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें उस एरिया को जितना हम साफ़ सुथरा रखें, जितना हम सुखा के रखें, हमारा कोशिश हमें ये करना है कि हमें रोज़ मतलब मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ दवाइयों के अलावा, कि हमें उस जगह को साफ़ सुथरा रखना है। फिर हमें हर दिन का कपड़ा जो है हमारा साफ़ होना है। हमें अपने टॉवेल्स या अपने लाइनन्स वगैरह जो भी वो शेयरिंग नहीं होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम जो भी मेडिकेशन हम देते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन बातों पर फोकस करने का। जी सर, और कौन सी आम समस्याएं हैं जो चर्म रोग में देखी जाती हैं लोगों में? ज़्यादातर लोगों में वैसे तो मैंने बताया आपको कि मतलब फंगल इन्फेक्शन पे, इसके अलावा जैसे एक्जिमा है, सोराइसिस है, फिर स्केबीज़ है, तो ये और अब सबसे ज़्यादा विटिलिगो, सफ़ेद दाग जिसको बोलते हैं, तो ये सारी बीमारियां हैं जो ज़्यादातर लोगों में देखी जाती हैं। जी सर, हम बारी बारी से इन सब बीमारियों पे चर्चा करते हैं। सिरोसिस बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, इसके लक्षण क्या हैं और क्या उपचार किया जा सकता है इसका? सोराइसिस एक तरह का ऑटो इम्यून प्रोसेस है, मतलब बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा काम करने लगती है। नॉर्मली क्या होती है कि जो हमारे स्किन के सेल्स होते हैं वो हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब जो सेल नीचे की तरफ होते हैं वो लाइव होते हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वो डेड हो जाते हैं। पर इस प्रोसेस को होने में लगभग 1 महीना लगता है। लेकिन सोराइसिस एक ऐसी कंडीशन है जो ये सेल्स जो हैं वो 1 महीने के बजाय 3 से 4 दिन मतलब, और ये जो विजिबल फ्लेक्स यानी कि ऐसे छोटे छोटे पपड़ी जैसा निकलने लगते हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं सोराइसिस। मछली के चोंटे की तरह पेशेंट अगर आपके पास आते हैं तो वो बोलते हैं मछली के चोंटे की तरह निकलता है, तो ये एक सोराइसिस एक कंडीशन है। हालांकि सोराइसिस शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है एल्बोज़ पे, हमारे घुटनों पे, पीठ के साइड में, ये सब जगहों पे ज़्यादातर सोराइसिस होता है। इसको अगर पता करना है, वैसे तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर फिर भी हम स्किन बायोप्सी भेज सकते हैं, और इसके ट्रीटमेंट के लिए आप अपने किसी नज़दीकी स्किन स्पेशलिस्ट को जाके दिखा सकते हैं। जी सर। सर, जैसे आपने कहा कि एल्बो पे या नी पे ज़्यादा होता है, मतलब जॉइंट एरिया में ज़्यादा ये सोराइसिस ये सोराइसिस को ज़्यादा बोलते हैं एक्सटेंसर्स इन्वॉल्व करते हैं, एक्सटेंसर्स एरिया, तो एल्बो हो सकता है। लेकिन ये एक्चुअली किताबों में तो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो एल्बो और जॉइंट या नी पे ही आएंगे, वो कहीं भी आ सकते हैं। जी, ये तो सर सोराइसिस की बात हो गई। अब हम एक्जिमा पे आते हैं। एक्जिमा के सर क्या लक्षण होते हैं और क्या निदान है उनका?
देखिए, एक्जिमा एक ऐसी कंडीशन है, जैसे हमारे शरीर में क्या है, तेल की ग्रंथियाँ होती हैं। तो ये तेल की ग्रंथियाँ जो होती हैं वो एक बैरियर बनाती हैं। तो जैसे एक बैरियर बनती है तो उसके अंदर क्या होता है, अब स्किन के अंदर लगभग 40 to 50% ऑफ वाटर होता है। तो ये बैरियर क्या करता है, जो चीज़ अंदर से बाहर को भी नहीं जाने देता और बाहर से कोई पॉल्यूशन या इरिटेंट या कोई भी एलर्जन बाहर से अंदर नहीं जा सकता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो धीरे धीरे ये क्या होता है, ऑयल के ग्लैंड हमारे कम होने लगते हैं, ज़्यादातर ओल्ड एज में। तो इसके चलते क्या होता है, उसके चलते पानी का लॉस भी होता है और आसानी से कोई चीज़ बाहर से अंदर आ सकता है, एलर्जन। तो इसके चलते एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है जिसको हम लोग एक्जिमा कहते हैं। जी सर, पिंपल या एक्ने कहें तो बहुत ज़्यादा कॉमन है कम उम्र के बच्चों में, या फिर एडोलेसेंस एज क्रॉस करने के बाद भी बहुत लोगों में पिंपल देखा जाता है। क्या इसको इग्नोर करना या घरेलू उपचार करना सही है, या क्या वो आगे जाके खतरनाक हो सकता है? एक्ने वल्गैरिस ज़्यादातर आप देखेंगे तो सेकेंड डिकेड यानी कि 20 साल, 25-30 इन सब में ज़्यादा होता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस और ये सब जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने लगते हैं, तो उसमें पिंपल्स आते हैं। लेकिन हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो पिंपल्स होते हैं वो देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन अगर वो पिंपल का उपचार अगर सही समय पे ना किया जाए तो वो पिंपल्स बाद में बड़े बड़े घाव और वो आगे जाके गड्ढे भी बन सकते हैं। तो इसका सही समय पे और जल्दी उपचार करना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार अगर गड्ढे बन गए तो उससे फेस का डिसफिगरमेंट हो सकता है। जी सर, पिंपल क्या अलग अलग तरीके के होते हैं? कई बार पस दिखता है, कई बार नहीं दिखता है, ऐसा कुछ? जैसे मैंने बताया ना कि पिंपल जैसे स्टार्ट में पिंपल्स एक छोटे से घाव से शुरू होता है, फिर वो धीरे धीरे उसमें लालपन आता है, फिर वो घाव बनता है और अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वो गड्ढे बन जाते हैं। तो उसका एक प्रोसेस होता है कि पहले उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, फिर उसमें स्कारिंग हो जाता है। तो उससे पहले हमको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। जैसा कि सर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि पिंपल को इग्नोर नहीं करना है, अगर वो बढ़ रहा है तो बिल्कुल चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। सर, पिंपल जब चला जाता है तो उसका दाग रह जाता है कई लोगों के चेहरे पे, जो कि अच्छा नहीं दिखता है, कॉन्फिडेंस को भी असर करता है कहीं ना कहीं। उसका कोई उपचार उपलब्ध है? हाँ हाँ, पिंपल्स का अगर ट्रीटमेंट हमने जल्दी स्टार्ट किया तो इससे पिंपल्स को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हर घाव के बाद एक दाग तो आता ही, तो उसके लिए दाग भी आ सकते हैं, गड्ढे भी। ऐसे बहुत सारे सन क्रीम आते हैं या बहुत सारे पिगमेंटेशन के क्रीम्स आते हैं जिसके चलते हम उस दाग को कंट्रोल कर सकते हैं। जी सर, जैसा आपने बताया बहुत तरह की क्रीम आते हैं आजकल। एडवर्टीज़मेंट्स जो टीवी में दिखाया जाता है उसमें अलग अलग स्किन पील, केमिकल पील या फिर एसिड जैसे हाइलोरोनिक एसिड वगैरह का एग्जांपल देके सेरम्स और फेस क्रीम्स बनाए जा रहे हैं। क्या वो लोगों को बिना डॉक्टर की राय से इस्तेमाल करना सही होता है? आजकल जो मार्केट में जो क्रीम्स आते हैं वो दिखने में तो बहुत फैंसी लगते हैं, लेकिन लोगों को ये बात पता नहीं है कि वो जो क्रीम्स होते हैं उस क्रीम्स में क्या स्टेरॉइड्स रहते हैं। हालांकि वो आप कुछ भी कहीं पे लगाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं या कोई भी इन्फेक्शन में लगाते हैं या लीजन्स पे लगाते हैं तो उसमें आराम तो जल्दी आ जाता है, पर उन क्रीम्स के चलते डैमेजेस ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर थोड़ी देर के लिए आपने पिंपल्स पे लगाते हैं तो इसके चलते क्या होता है, वो स्किन में जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो इतने पोटेंट होते हैं कि वो हमारे स्किन को डैमेज कर देते हैं, जिसके चलते हमारी स्किन पतली हो जाती है और आसानी से जो धूप की रोशनी होती है वो आसानी से हमारे स्किन को अंदर चली जाती है, जिसके चलते लोगों में जलन और लालपन हो जाता है। तो मेरा सलाह है लोगों को कि ऐसे क्रीम्स को बिल्कुल ना यूज़ करें, जिसके चलते फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ही होगा उससे। बहुत महत्वपूर्ण सलाह है ये कि ऐसे ही किसी भी क्रीम या सीरम को यूज़ नहीं करना है, वो आपके चेहरे के लिए हानिकारक भी हो सकता है। सर, बहुत लोगों को इचिंग की समस्या होती है, तो शुरू में तो लोग इग्नोर कर देते हैं, इलाज नहीं कराते हैं। क्या वो खतरनाक हो सकता है आगे चल के? इचिंग में पहले तो देखना है कि माइल्ड इचिंग है या सीवियर इचिंग है। अगर माइल्ड इचिंग है तो जैसे एक्जिमा के प्रोसेस में थोड़ी बहुत भी स्किन ड्राई होती है तो उसके चलते भी इचिंग होती है। अगर माइल्ड एक्जिमा है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं कोई मॉइस्चराइज़र लगा के। लेकिन अगर आपको लगे कि अगर इचिंग ज़्यादा है जो कि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ और नाइट में भी हमें बहुत परेशान कर रही है, तो उसके लिए हमें तुरंत ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जी सर। सर, देखा गया आजकल भारत में डायबिटीज़ मेलाइटिस की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। हर 4 में से 1 लोग को कम से कम रह रहा है डायबिटीज़। तो क्या इसका चर्म रोग से कोई सीधा संबंध होता है? डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी कंडीशन है जो कि इसमें क्या होती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। तो बेसिकली उसमें स्किन के जो कंडीशंस होती है, स्किन बिल्कुल ड्राई आउट हो जाती है। तो ड्राइनेस के चलते आसानी से एक्जिमा डेवलप कर सकता है, आसानी से कोई भी एलर्जन, जैसे मैंने बताया कि वाटर का लॉस भी हो सकता है और एलर्जन से बाहर से आ सकते हैं। तो डायबिटीज़ का कहीं ना कहीं एसोसिएशन जो है एक्जिमा और इवन कैंडिडा जो भी डायबिटीज़ के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जी सर।
सर हमने अभी बात किया रिंग वॉर्म और एक्जिमा के बारे में, तो उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्या अंतर होता है उन दोनों में? रिंग वॉर्म जैसे रिंग वॉर्म में क्या होता है कि हमारे जो पसीने वाली एरिया होती है, जैसे लोग बहुत ज़्यादा टाइट गारमेंट्स या बहुत टाइट क्लोथिंग या गारमेंट्स पहनते हैं, तो उसके चलते काफ़ी पसीना होता है, तो जितनी पसीने वाली एरिया होती है वहाँ पे रिंग वॉर्म्स आते हैं। एक्जिमा में क्या होता है कि स्किन ड्राई होने लगता है, तो ड्राइनेस के चलते क्या होता है कि आसानी से कोई भी इन्फेक्शन एलर्जन बॉडी के अंदर आ सकता है, जिसके चलते एक्जिमा बॉडी में कहीं भी हो सकता है। वो कोई सोराइसिस की तरह एक्सटेंसर्स या इस सब पे नहीं, एक्जिमा कहीं भी हो सकता है। पर फंगल ज़्यादातर उन एरियाज जो कि पसीने वाली एरियाज होती है उनमें होते हैं। सर कह सकते हैं कि फंगल इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, लेकिन एक्जिमा कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही होता है, जैसे जिनका ड्राई स्किन है सिर्फ उन्हीं को होता होगा, या फिर जो जेनेटिक कुछ ऐसा कंडीशन रहा है उसमें वो जेनेटिक ट्रांसफ़र होता होगा? हाँ, एक्जिमा हो सकता है, जैसे जेनेटिक भी हो सकता है, जैसे पापा को है तो जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस ज़्यादातर जी। जो होता है जो एलर्जिक होते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स से वो एलर्जी जो है बच्चों में जा सकता है। तो कंजेनाइटल भी हो सकता है, या जो ओल्ड एज डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें क्या होता है स्किन बिल्कुल ड्राई होता है, जिसके चलते क्या होता है आसानी से वो इसके इसलिए उनको एक फ्रिक्वेंट हाइड्रेशन, फ्रिक्वेंट मॉइस्चराइजेशन उनको रिक्वायर्ड होता है। जी सर। सर सनस्क्रीन आजकल सबको ही यूज़ कर रहे हैं, तो क्या ये भी डॉक्टर की राय से यूज़ करना सही है, और अगर है तो भारत का जो वेदर है उसमें कितना एसपीएफ यूज़ करना सही है सनस्क्रीन के लिए? देखिए, सनस्क्रीन तो मार्केट में भी अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो सनस्क्रीन ऑनलाइन, लेकिन मेरा उनको सलाह है कि जो सनस्क्रीन जो ऑनलाइन रहते हैं, जो सनस्क्रीन हमें यूज़ करना है वो SPF 50, जो कि हमें 90% हमारे जो अल्ट्रा वायलेट ए टू अल्ट्रा वायलेट, जो इसको हम एक्चुअली ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बोलते हैं, मतलब ब्रॉड का मतलब होता है दैट इज़ ब्लॉकिंग अल्ट्रा वायलेट ए ऑल्सो एंड दैट इज़ ब्लॉकिंग अल्ट्रा वायलेट बी ऑल्सो। तो हमें ऐसा ही कोई सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी, जिसका SPF 50 होना चाहिए। तो मेरा सलाह है कि आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट या उनसे ले सलाह से ही आप कोई क्रीम यूज़ करें, ना कि मार्केट में, क्योंकि जो मार्केट में या ऑनलाइन जो चीज़ें बताई जाती है वो SPF वो सही नहीं होता उनका। जी, बहुत ज़रूरी जानकारी है कि SPF 50 का ही सनस्क्रीन यूज़ करना हमारे लिए सही है, लेकिन वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके ही यूज़ करें। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी थी ये। सर आजकल लेज़र ट्रीटमेंट हेयर रिमूवल के लिए या फिर जो केमिकल पील्स आता है प्रोसीजर जो होता है, तो बहुत लोग डर्मेट के पास करवाते हैं, बहुत लोग नॉर्मल से सैलून में जाके भी करवाते हैं। क्या अंतर है और क्या सेफ्टी मेजर्स नहीं फॉलो होते हैं सैलून में? जो लेज़र्स और जो पील्स हैं, वो लेज़र और पील्स एक सैलून में भी लोग कराते हैं और हमारे पास भी, मतलब डर्मेट्स के पास भी आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कितना आपको पावर रखना है, कितना उसके पैरामीटर्स रखने हैं और कितना कंट्रोल, मतलब बेसिकली जो कंट्रोल जो है, जैसे पील्स कितना यूज़ करना है, वो चीज़ उन्हें नहीं पता है, जिसके चलते क्या होता है कि स्किन डैमेज हो सकते हैं, जिसके चलते एरिथ्मा मतलब लालपन आ सकता है, जलन हो सकता है जो सीवियर केसेस में। तो मेरा सलाह है कि अगर आप जाना चाहते हैं किसी भी लेज़र ट्रीटमेंट या केमिकल पील्स के लिए, तो आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ना कि सैलून में जाके कराएं। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि माल प्रैक्टिस में नहीं फंसें, बिल्कुल एक डॉक्टर की सलाह से ही इस तरह का ट्रीटमेंट करवाएं। सर लास्ट में स्किन को लेके ये पूछना चाहूँगी कि किस तरह का खान पान खाने से स्किन हेल्दी रहती है? जो हमारे स्किन के सेल्स हैं, इवन जो स्किन के सेल्स हैं और हेयर के सेल्स हैं, उनको प्रोटीन्स चाहिए, तो हमें जितना कोशिश करना है हाई प्रोटीन डाइट लेना है, लॉट्स ऑफ वाटर हाइड्रेशन मेंटेन करना है। प्रोटीन जैसे आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आपको सोयाबीन हुआ, राजमा हुआ, दाल हुआ, मतलब जो हाई प्रोटीन डाइट है उस पर ज़्यादा वो करना है, ध्यान रखना है। सर ऐसा भी है क्या कि कुछ खाने पीने की वजह से किसी स्पेसिफिक तरह का चर्म रोग पनप जाता है शरीर में? हाँ, अगर आप लेडीज़ में देखेंगे, जो आज हेयर की कंडीशंस होती हैं, जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होती है, तो हमें अपने डाइट में ऐसा ध्यान रखना है, जितने भी न्यूट्रिशन जैसे मल्टीविटामिन्स या विटामिन B12, विटामिन D, तो हमें ऐसा डाइट या जो हाई प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन रिच होना चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जी सर, अब हम लोग बढ़ते हैं बालों से जुड़ी समस्या की तरफ। तो सर जो एक नॉर्मल शेडिंग होता है और जो हेयर फॉल होता है उसमें क्या अंतर होता है और कब हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए? ये जो नॉर्मल शेडिंग होता है, जैसे नॉर्मली अगर हम जैसे बाल धोते हैं तो हमारा रोज़मर्रे में अगर हमारे बाल अगर 100 बाल तक भी गिरते हैं ना, तो वो नॉर्मल है।
जैसे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं कि सर हमारे बाल गिर रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, लेकिन मैं उनको यही समझाना चाहता हूँ कि आप अगर 100 तक भी हो रहा है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ये चीज़ अगर ज़्यादा हो रहा है तो उसमें फिर आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जी। सर, जाड़ों के मौसम में या फिर बारिश के मौसम में डैंड्रफ बढ़ जाता है बहुत सारे लोगों को, क्या वो भी एक रीज़न होता है हेयर फॉल बढ़ने का? नहीं, ऐसा ये कहना सही नहीं है कि अगर डैंड्रफ है तो हेयर फॉल होगा ही होगा। हाँ, ये है कि डैंड्रफ के चलते क्या होती है कि जो हेयर की डेंसिटी होती है वो डेंसिटी जो है थोड़ी कम दिखती है, पर मतलब उसका डायरेक्ट एसोसिएशन नहीं है कि डैंड्रफ के चलते हेयर है, मतलब आप इसको इनडायरेक्ट बोल सकते हैं, नॉट डायरेक्ट एसोसिएशन। जी। सर, हेयर फॉल का एज से कोई रिलेशन है? ऐसा कुछ है कि आजकल यंग लोगों में भी ज़्यादा हेयर फॉल देखने के लिए मिल रहा है, तो हाँ, एज से तो ये क्या है कि देखिए, एज अकेला फैक्टर नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो आजकल जो है लोग का लाइफस्टाइल जो चेंज हो रहा है, बाहर का जो है, इधर का खाना खाना है बाहर का, फिर उसका स्ट्रेस है, पोल्यूशन है, तो ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं। जी सर। सर, ऐसे कौन से मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके शरीर में कमी होने की वजह से बालों की झड़ने की समस्या बढ़ जाती है? ज़्यादातर जो विटामिन B12 है, विटामिन डी है, जी। जिंक है, बायोटिन्स हैं, तो इन सप्लीमेंट्स के डेफिशिएंसी के चलते भी हेयर फॉल होते हैं। सर, आजकल कम उम्र में लोगों के बाल ग्रे हो रहे हैं और हेयर फॉल तो है ही, लेकिन बाल भी ग्रे ज़्यादा होते जा रहे हैं, क्या उनका भी कुछ आपस में संबंध है? देखिए, जो ग्रेइंग है जिसको हम लोग प्रीमेच्योर कैनाइटिस बोलते हैं, ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट है उसका बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है, और वो भी जो इंडियन गाइडलाइंस बोलती है कि 20 से 22 साल तक अगर हो रहे हैं तो ही मतलब उसका फ़ायदा है, अदरवाइज 22 साल के बाद तो डाई इज़ द ओनली ऑप्शन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ फिर वही स्ट्रेस, टेंशन, पोल्यूशन और इन सब चीज़ों पे और खान पान, इन सब पे ही डिपेंड करती है वो। सर, आजकल 2-3 कंपनीज आई हैं जो दावा करती हैं कि हम ग्रेइंग को रोक सकते हैं, इवन 20 साल के बाद भी या 30 साल के बाद भी रोक सकते हैं या रिवर्स कर सकते हैं। इसका मतलब ये सही दावा नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। मतलब वो जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, जी। क्योंकि हमने मतलब इतने पेशेंट्स में हमने ट्राई किया, वो आते हैं हमारे पास आके जी। बोलते हैं, और हमने ट्राई भी किया। मैंने आपको बोला ना कि जो गाइडलाइंस है वो 20 से 22, यूरोपियन थोड़े थोड़े ज़्यादा बताते हैं, लेकिन जो इंडियन गाइडलाइंस है 20 से 22 साल है, उस तक अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो शायद हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। जी सर। सर, बहुत लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से थायराइड या फिर पीसीओडी की समस्या होती है, तो क्या उनका बाल झड़ने से कोई सीधा संबंध होता है? हाँ, जो पीसीओडी कंडीशंस हैं या हार्मोनल जो थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस है। जैसे आपका एक बेसिकली एक हाइपर एंड्रोजेनिक कंडीशंस है पीसीओडी पे, तो उसमें क्या होता है, एंड्रोजेंस का लेवल बढ़ जाता है। तो ये जो जितने भी हेयर्स होते हैं जो एंड्रोजन डिपेंडेंट होते हैं, तो एंड्रोजेंस के बढ़ने के चलते हमारे हेयर जो होते हैं वो थिन आउट होते हैं ग्रेजुअली, बाद में हेयर लॉस हो जाते हैं। जी। सर, लोगों में दो बहुत बड़ी तरह की समस्या है। कुछ लोग कहते हैं कि शैम्पू डेली करने से बाल कम झड़ते हैं और कुछ लोग का कहना है कि शैम्पू हफ्ते में 1 से 2 बार करने से बाल कम झड़ते हैं, तो दोनों में ज़्यादा सही क्या माना जाएगा? शैम्पू का कोई ऐसा एसोसिएशन नहीं है। आप मतलब देखिए, अगर थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, अगर स्कैल्प हमारा ऑयली है, अगर जितनी बार हम शैम्पू कर रहे हैं तो चीज़ें क्या होगी, मतलब ऑयल कम होगा, जितना भी डस्ट होगा वो चीज़ कम ही होगा। तो आप जितना बार आप शैम्पू कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके हेयर को ठीक ही रखेगा। हाँ, ये चीज़ है थोड़ी रफ हो जाएगी, वो चीज़ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसका कोई एसोसिएशन नहीं है कि उससे आपके हेयर को डैमेज ही होगा। सर, सेम कन्फ्यूज़न ऑयलिंग को लेके भी होता है कि तेल लगाना सही है या कम लगाना सही है? देखिए, तेल बेसिकली क्या है, तेल अगर आपको हमारे जो डैंड्रफ होते हैं वो ऑयल के ग्लैंड्स ही होते हैं। अगर आपको तेल लगाना भी है तो आप फ्रीक्वेंट मत यूज़ कीजिए तेल को, ठीक है। जितना अगर पहले से किसी का ऑयली स्कैल्प है तब तो आपको ऑयल अवॉइड करना चाहिए, या आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऑयल लगाएं और अगले दिन शैम्पू, जो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं। तो कोशिश यही करना है, जस्ट फॉर मॉइस्चराइजेशन के आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत फ्रीक्वेंट ऑयल का एप्लीकेशन सही नहीं है। जी सर। सर, बाल झड़ने की जो समस्या है, क्या वो महिलाओं में पुरुषों से ज़्यादा होती है? नहीं, ये गलत धारणा है, ठीक है। अभी जो रिसेंट जो स्टडी हुआ है उसमें ऐसा देखा गया है कि वर्ल्ड का जो 50% पॉपुलेशन है अभी एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से सफ़र कर रहा है, और ये जो 50% है वो ग्रेजुअली जैसे जैसे एज बढ़ता है इट गोज टू 70%, 80%। मतलब अगर जो 80 ईयर्स के इंडिविजुअल्स हैं उनमें ये चीज़ 70 to 80% दिखा, लेकिन वही फीमेल्स में रिकॉर्ड देखा गया तो फीमेल जो हैं वो 40 to 50% से आगे नहीं जाते हैं। मतलब हेयर फॉल और हेयर लॉस
मेल्स में ज़्यादा है कंपेयर टू फीमेल्स। जी सर। सर अभी आपने एलोपेशिया का नाम लिया, ये क्या है और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? जो हमारा हेयर लॉस होता है ना, वो हेयर लॉस किसी एक जगह से भी हो सकता है या एक ग्रेजुअल मतलब प्रोग्रेसिव हेयर लॉस हो सकता है जिसमें एक डिफ्यूज़ है। तो जो डिफ्यूज़ है दैट इज़ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, और जी। कहीं अगर एक छोटा छोटा पैच के फॉर्म में अगर हेयर लॉस होता है तो उसको हम एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं। जी सर। सर क्या हेयर फॉल और भी अलग अलग तरीके के होते हैं? हाँ, हेयर फॉल हो सकते हैं, जैसे आपका मैंने बताया आपको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, एलोपेशिया एरियाटा। इसके अलावा आपका हो सकता है टिलोजिन इफ्लोबियम। जैसे आप फॉर एग्जांपल जैसे कोविड को क्या हुआ, स्ट्रेस और टेंशन में गए, या एक प्रेगनेंसी, इट्स ऑल स्ट्रेस फेज। तो जब भी स्ट्रेस फेज होता है तो उसके चलते जो हेयर फॉल होता है उसको हम कहते हैं टिलोजिन इफ्लोबियम। या लेडीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्राइकोटिलोमेनिया, जो साइकियाट्रिक और जो एंग्जाइटी और स्ट्रेस में रहती हैं। तो उनमें क्या होता है, देयर इज ए कांस्टेंट पुलिंग ऑफ हेयर, जिसको हम ट्राइकोटिलोमेनिया कहते हैं। तो ये सब भी अलग तरह के हेयर लॉस है। जी सर। हेयर लॉस के लिए ज़्यादातर लोगों में ये भ्रम है कि हेयर ट्रांसप्लांट ही एक उपचार है, ऐसा है क्या सर? मैं लोगों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है वो आप पहले करें, कन्वेंशनल। हाँ, अगर आपका सीवियर ग्रेडिंग है, अगर आप ग्रेड 5 ग्रेड 6 मतलब सीवियर ग्रेड में जा रहे हैं, लेकिन पहले आप कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। उसके बाद भी अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है ये, या ग्रेड 5 जो सीवियर ग्रेडिंग है, तो उसमें तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाए, पर पहले कन्वेंशनल देन गो फॉर मतलब ट्रांसप्लांट। जी सर। सर आजकल लोग बिना डॉक्टर के विचार या राय से मिनॉक्सिडिल काफ़ी भारी मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, क्या वो सही है और उसके यूज़ करने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? मिनॉक्सिडिल एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है आपका एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए। मिनॉक्सिडिल बेसिकली क्या करते हैं, जो हमारे हेयर फॉलिकल है उसके अंदर ब्लड की सप्लाई को बढ़ा देते हैं। हालांकि इसका ओरल फॉर्मुलेशन भी आ गया है और टॉपिकल जो लोग लगाते हैं, तो टॉपिकल का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, ओरल का है, चूँकि ये पहले हाइपरटेंशन के लिए यूज़ किया जाता था, तो हो सकता है कि बीपी थोड़ा फॉल होने का डर रहता है। पर अगर आपको यूज़ करना है तो आप टॉपिकल मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हैं। पर मिनॉक्सिडिल के साथ ये है कि मिनॉक्सिडिल का असर 3 महीने में आता है। तो लोग क्या करते हैं, पहले महीने में जब मिनॉक्सिडिल स्टार्ट करेंगे तो हेयर लॉस होगा, मतलब जो आपके वीक हेयर होते हैं उसको फॉल होता है उनका। फिर सेकंड मंथ में क्या होता है, हेयर फॉल स्टॉप होता है। थर्ड मंथ से उसका असर आता है। तो लोगों को क्या लगता है कि फर्स्ट मंथ से ही उनको रिजल्ट में थोड़ा वर्सेनिंग हो गया। तो ये चीज़ लोगों को समझना होगा, जो अगर आप मिनॉक्सिडिल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना, आपको रिजल्ट 3 महीने के बाद ही मिलेगा। जी सर। सर आजकल पीआरपी ट्रीटमेंट के बारे में भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रहा है, ये क्या है और ये क्यों यूज़ होता है? कन्वेंशन, जैसा मैंने बताया ना, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि टॉपिकल ट्रीटमेंट, फिर ओरल ट्रीटमेंट, फिर आप जो इन्वेजिव वन इज़ दिस पीआरपी। तो पीआरपी क्या होता है, पीआरपी में हम क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड खुद का सैंपल लेते हैं, तो कोई रिएक्शन होने के भी चांसेस नहीं है। और बेसिकली इसको हम डिफाइन करें, दिस इज़ कॉल्ड प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, मतलब एक ऐसा प्लाज्मा जिसमें बहुत सारा प्लेटलेट है। तो हमने कुछ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हमने पेशेंट का ही ब्लड निकाला और उससे एक ऐसा सेंट्रीफ्यूज प्लेटलेट तैयार किया, फिर उस पेशेंट को दिया। तो प्लेटलेट यूजुअली क्या करते हैं, हेयर के ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो अल्टीमेटली पीआरपी एक बहुत अच्छा थेरेपी है। जी सर। सर आपने कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की बात की है, तो इसमें किस तरह की ट्रीटमेंट ज़्यादा रहते हैं? कन्वेंशनल मतलब पहले तो आपको कॉज जस्ट टू रूल आउट की न्यूट्रिशनल कोई डेफिशिएंसी है, विटामिन B12, विटामिन D, तो उसको करेक्शन। सेकंड, आप टॉपिकल्स में आप जा सकते हैं, टॉपिकल मिनॉक्सिडिल है। फिर आप ओरल मिनॉक्सिडिल भी यूज़ करते हैं, फिनास्टेराइड है, ओरल फिनास्टेराइड। फिर आप इन्वेजिव में आप पीआरपी, GFC, एट लास्ट आप ट्रांसप्लांट की तरफ जा सकते हैं। मतलब लास्ट स्टेज अगर कहें तो ट्रांसप्लांट का होता है। जी सर। सर और बाल झड़ने की जो समस्या है वो आम तो होती ही जा रही है, साथ में वो कहीं ना कहीं लोगों के कॉन्फिडेंस पे भी असर डालती है। तो क्या लोगों को इससे अपने मानसिक रूप को ग्रसित होने देना चाहिए या इसके चलते इतना असर नहीं पड़ने देना चाहिए अपने मानसिक स्थिति पे? नहीं, जैसे एक लंबा प्रोसेस है एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, तो कहीं ना कहीं लोग स्ट्रेस और टेंशन में, तो पर मेरा ये सलाह है कि अगर आपको लगता है कि आप एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से सफ़र कर रहे हैं, तो आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट, क्योंकि जितना आप जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ही आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, और जितना आप लेट करेंगे रिजल्ट जो हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। जी सर।
सर बालों पे लगातार ब्लो ड्राई यूज़ करना, स्ट्रेटनिंग करवाना या स्टाइलिंग करना जो महिलाओं पुरुषों दोनों में आजकल बढ़ते जा रहा है, क्या वो भी बाल झड़ने की समस्या का एक कारण बन रहा है? हाँ, ये सब जो अगर आप यूज़ करते हैं तो इसके चलते क्या होता है कि जो हमारे जो हेयर के केराटिन्स होते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं, जिसके जो स्टेम सेल्स होते हैं जिसके चलते आपके हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वो सारे स्टेम सेल्स को ये डिस्ट्रॉय करते हैं। तो मेरा ये सलाह है कि आप इन सब चीज़ों का यूज़ ना करें। जी सर। सर मार्केट में जो शैम्पूज़ आते हैं उसमें साथ में हेयर मास्क भी आने लगे हैं, उसमें भी सेम एसिड की मात्रा आजकल दिखाई जाती है, जैसे हाइलुरोनिक एसिड या फिर चारकोल भी आने लगा है बहुत सारे शैम्पूज़ में। तो क्या वो सब इस्तेमाल करना सही है? शैम्पू में जैसे आपको ये चारकोल या कोल tar बेस्ड शैम्पू होते हैं, या हमें ये देखना है शैम्पू थोड़े सल्फेट फ्री होने चाहिए। ठीक है, अगर आप डैंड्रफ है तो कीटोकोनाजोल का शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, और कोल tar बेस्ड शैम्पू ज़्यादातर हम सोराइसिस के पेशेंट में देखते हैं। बाकी ओवरऑल अगर आपको देखना है, शैम्पू में बायोटिन्स के शैम्पू आते हैं जो हेयर ग्रोथ के लिए, पर दैट शुड बी सल्फेट फ्री। जी सर। सर और आपने स्किन और हेयर को लेके बहुत सारी जानकारियाँ हमें बताई हैं। आप क्या राय देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जिससे स्किन और हेयर दोनों हेल्दी बना रहे? स्किन जो हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो स्किन को अगर हेल्दी रखना है तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट, डेली एक्सरसाइजेज, हेल्दी लाइफस्टाइल, हमारा जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। लॉट्स ऑफ हाइड्रेशन आपको मेंटेन करना है, न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट रखना है, तो ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना है अपना। फिर जैसे आपने जितना फेस वॉश, मॉइस्चराइजेशन, प्रॉपर सनस्क्रीन जो कि SPF 50 का होना चाहिए, तो ये सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। जी सर, आपने दर्शकों से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की हैं और उम्मीद है कि हमारे दर्शक इससे बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे और इसको अपने जीवन में इम्प्लीकेट करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया सर, हमें अपना मूल्य समय देने के लिए स्टूडियो में। अब मिलते हैं आपसे अगले शो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। धन्यवाद उदय।